नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। लखनऊ से बड़ी खबर है, अब सीएम योगी एक्शन में है। अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं, काम में तेजी और पारदर्शिता लाने की बात कही गई है। सीएम ने अफसरों के साथ एजेंडा साझा किया और कहा कि जनता का हमें ख्याल रखना है। जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा सीएम खुद करेंगे कि आखिर कितनी शिकायतें पहुंची और कितनी शिकायतों का निस्तारण अफसरों ने किया है। इस बात की समीक्षा सीएम खुद करेंगे। किसी काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी लापरवाही अधिकारियों की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की सेवा और बेहतर तरीके से करनी है। कल शपथ ग्रहण के बाद आज एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरी बार सीएम बनने के बाद लगातार बैठकें हो रही। सबसे पहले तो कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद अफसरों के साथ बैठक हुई सीएम योगी की। अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने जो बैठक की, साफ कह दिया कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जनता की सेवा करनी है और जितनी भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण जो किया जाएगा उसकी समीक्षा खुद योगी आदित्यनाथ करेंगे। नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित। तो उत्तर प्रदेश की दोबारा कमान संभालते ही एक्शन में है, लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक ली और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल से शुरू की गई फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन यानी कि आज उन्होंने अपनी नई कैबिनेट के साथ बैठक की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। तो योगी कैबिनेट ने पहला फैसला लिया और योगी कैबिनेट की अगर बात की जाए तो जो मंत्री बनाए गए हैं 52 मंत्री लगातार अब एक्शन में नजर आ रहे हैं, हालांकि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में एक मंत्री की हम बात कर रहे हैं, राकेश सचान की। जी हाँ, उनसे हमारे संवाददाता प्रेम पाठक ने खास बातचीत की और जो निर्णय योगी सरकार ने लिया है उसके बारे में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। योगी कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई। राकेश सचान जी हैं। सर, आज ये बैठक हुई, 3 महीने राशन का जो है एक्सटेंड किया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि जब हम चुनाव मैदान में थे तो जनता भी ये कहती थी कि विरोधी आते हैं, वो बोलते हैं कि चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने गरीबों का ध्यान रखते हुए सरकार के खजाने से 3,270 करोड़ का बोझ सहते हुए इस योजना को 3 महीने बढ़ाया है। उनका आभार है, धन्यवाद है और गरीबों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। चुनावी परिणामों में कैसे देखते हैं आप इस योजना को, क्या रहा, लाभ मिला है सरकार को? देखिए, ये परंपरा है, चुनाव में गरीबों का साथ भाजपा के साथ रहा है और जिस तरह से हम लोग गांव गए हैं तो इस योजना का भरपूर लाभ मिला है, क्योंकि हमारे देश में कहावत है, जिसका नमक खाओ उसकी हलाली करो। लोगों ने और कुछ क्या कुछ रहा इस कैबिनेट बैठक में, क्या कुछ आगे जब होगा तब होगा, अभी तो इतना जो फैसला योगी जी ने आज क्या कुछ कहा आप लोग के साथ पहले, क्योंकि पहली कैबिनेट की बैठक थी तो और क्या कुछ बिंदुओं पे चर्चा हुई? देखिए, जो चर्चा हुई है, जो प्रस्ताव पास हुआ है सर्वसम्मत से, वो आपको बता दिया गया। गरीबों के लिए, गरीबों के हित में ये प्रस्ताव पास है। बिल्कुल बड़ा फैसला। देखिए, राकेश सचान है, कहना है कि साफ तौर पर कि आर्थिक बोझ जरूर सरकार के ऊपर पड़ा है, लेकिन सरकार ने इस योजना को लागू रखा है और उन विपक्षियों को जवाब दिया है जो सरकार पे ये आरोप लगाते थे कि चुनाव तक केवल ये योजना है और चुनाव के बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा।
वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि यहां मंत्रिमंडल संतुलित है, इसमें हर वर्ग का नेतृत्व ध्यान रखा गया है। यही नेतृत्व 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। सीएम योगी की टीम आने वाले सभी चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। बीजेपी 22 को फतेह कर चुकी है और 24 की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी जो है वो शुरू हो चुका है। समीकरणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ इस समय बीएल वर्मा जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अहम जिम्मेदारी इनकी भी रही है। वर्मा जी, कैसे देखते हैं आप? 22 को फतेह कर चुके हैं और 24 की तैयारी में संगठन जुट चुका है। 2014 से ये विजय अभियान शुरू हुआ है। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो और आने वाला 2024 हो। 2024 भी हम पहले 2019 से भी ज्यादा जो है सीटों के साथ फतेह करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम फिर से 2024 फतेह करने जा रहे हैं। एक एमएलसी चुनाव के इस समय दौर चल रहा है और आज आपने समाजवादी पार्टी का एक बड़े किले को ढाया है, क्या कहेंगे? देखिए, एमएलसी हमारे 9 निर्विरोध चुन चुके हैं, जिसमें से बदायूं के लिए, जहां का मेरा गृह जनपद है, और समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ कहते थे लोग, वहां पर चाहे मुलायम सिंह यादव हो, रामगोपाल यादव हो या फिर धर्मेंद्र यादव हो, बदायूं से चुनाव आके लड़ते थे। मैं कह सकता हूं कि आज समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने भाजपा को समर्थन देकर के भाजपा के प्रत्याशी को एमएलसी निर्विरोध बनाने का काम किया है और भाजपा ने सपा का गढ़ ढा दिया है। उत्तर प्रदेश में संगठन में बात करें, प्रदेश अध्यक्ष का पद इस समय खाली, आपके नामों को लेकर भी कयासबाजी की जा रही है, कैसे देखते हैं आप? मैं तो ऑलरेडी भारत सरकार में मंत्री हूं और आशीर्वाद पार्टी का मुझे है, तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनेगा, पार्टी बड़ा विचार करके हमारा शीर्ष नेतृत्व अच्छा प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको पूरा करेंगे। फिलहाल अभी जो भी वादे किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो बीएल वर्मा होंगे या कोई और होगा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल तो एमएलसी चुनाव को लेकर यूपी में सियासी पारा हाई है। इसी बीच बदायूं में सपा प्रत्याशी सुनोद शाकिर ने नामांकन वापस लेकर अपनी ही पार्टी के नेताओं को हैरत में डाल दिया है। उनके इस कदम को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बदायूं एमएलसी सीट से सपा प्रत्याशी सुनोद शाकिर ने नामांकन वापस ले लिया। इसके साथ ही बीजेपी के वागीश पाठक मैदान में एक लौते प्रत्याशी बचे, इसलिए उनका एमएलसी बनना तय माना जा रहा है। साकी जी हैं हमारे साथ। सुनोद जी, एमएलसी चुनाव चल रहा है, आपने पर्चा दाखिल किया था, फिर वापस लिया, क्या वजह रही? वजह समाजवादी के अंदर भीतरघात, जैसे इन्होंने जिला पंचायत में हमारे साथ लड़ाकर भीतरघात करा, विधानसभा में टिकट काटा, उसी तरह ये जिला इसमें विधान परिषद में भी इनके तमाम जो लोकल के नेता थे, जैसे विधायक और इस टाइप के लोग, वो ये चाहते थे कि चुनाव समाजवादी पार्टी वहाँ से कभी ना जीते और वो भीतरघात कर रहे थे, इसलिए आहत होकर मुझे ये फैसला लेना पड़ा। तो पहले आपने नॉमिनेशन किया, फिर उसको वापस लिया और बीजेपी में अब शामिल हुए। दोनों ही पार्टियों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है, तो कैसे ये लगता है कि यहाँ पर आने में जो विचारधाराओं की अगर बात की जाए तो क्या उसमें दिक्कत नहीं होगी? नहीं, राष्ट्र हित में जितना समझ में आया, राष्ट्र हित के अंदर ये जरूरी था भारतीय जनता पार्टी में काम करना, लोगों के हितों का ध्यान में रखते हुए लोगों की सेवा करना, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हो सकती थी। ये लोग परिवारवाद की ज़्यादा चिंता करते हैं, ये प्रदेश की और देश की चिंता नहीं करते। जितने दिन का मेरा तजुर्बा इनके साथ रहा वो यही रहा, वो अच्छा ज़्यादा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात कर लें। तो जैसे सुनोद शाकिर जिन्होंने आज अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया है, बदायूं से आते हैं, एमएलसी चुनाव में पहले नॉमिनेशन किया था और अब पर्चा वापस किया है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वैसे सियासत है, यहाँ पर कभी कुछ भी हो सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह से ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के अभिवादन करने के अंदाज को लेकर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झुकना सोशल साइट से विधानसभा के गलियारे तक बहस का मुद्दा बन गया है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। इसी कड़ी में विधान परिषद पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री के पैर पर ही गिर गए, जरूर कोई मजबूरी रही होगी, कभी यहाँ कभी वहां के चक्कर में बहुत मजबूर हैं नीतीश कुमार। वहीं राजद के मुख्य प्रवक्ता
और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि कभी यही नीतीश कुमार भरी सदन में कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री साक्षात दंडवत हो रहे हैं। वहीं जेडीयू भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने में पीछे नहीं है। लकड़ी जलाते हैं आप लोग, लकड़ी जलाते हैं ना। गैस के दाम बढ़ गया है तो लकड़ी जलाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा। लकड़ी जला रहा, पत्ता झुक रहा है, गरीब आदमी छिल रहा है, गरीब का ही इलाज हो रहा है बढ़िया से। पेट्रोल डीजल भी रोज बढ़ है। नीतीश जी गए तो मानिए प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए। होगा कुछ मजबूरी हो लोग, सरकार में यहाँ वहाँ चलता, सरकार में यहाँ वहाँ रहे हैं, कुछ होगा वहाँ के कुछ यहाँ के। अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान दिया तो ये चीज इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कि भाई मुख्यमंत्री ने कैसे प्रधानमंत्री को इतना सम्मान दे दिया। भाई साहब, सम्मानित करना भी सीखिए आप लोग। आपके यहाँ तो सम्मानित करने का कोई कल्चर है नहीं। राजद में वरिष्ठ नेताओं की स्थिति क्या है ये पूरी दुनिया जानती है, और गठबंधन के दलों के नेताओं के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं ये बिहार कांग्रेस के नेता अच्छे से हमेशा बताते रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को बोलने से पहले अपने दामन को झांकना चाहिए कि उनका दामन कैसा है, तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर में टिप्पणी करें। वहीं महंगाई पर भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई है तो लोग लकड़ी पर ही खाना बनाएंगे। वहीं यूपी में योगी के सीएम पद पर शपथ को लेकर राबड़ी देवी ने नीतीश पर तंज भी कसा। लकड़ी जलाते हैं आप लोग, लकड़ी जलाते हैं ना। गैस के दाम बढ़ गया है तो लकड़ी जलाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा। लकड़ी जला रहा, पत्ता झुक रहा है, गरीब आदमी छिल रहा है, गरीब का ही इलाज हो रहा है बढ़िया से। पेट्रोल डीजल भी रोज बढ़ है। नीतीश जी गए तो मानिए प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए। होगा कुछ मजबूरी हो लोग, सरकार में यहाँ वहाँ चलता, सरकार में यहाँ वहाँ रहे हैं, कुछ होगा वहाँ के कुछ। अप्रैल के महीने में कांग्रेस दांडी यात्रा निकालेगी। इस दांडी यात्रा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। ये यात्रा गुजरात से शुरू होकर झारखंड होते हुए बंगाल में खत्म होगी। कांग्रेस इस दांडी यात्रा से पार्टी को मजबूती मिलने की बात कह रही है। साथ ही उनका मानना है कि पूरे देश में हो हिंसात्मक घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए वो दांडी यात्रा निकालेंगे। बता दें कि मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, जो 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। बापू के ऐतिहासिक दांडी मार्च को इस साल 90 साल पूरे हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस प्रत्येक साल इस यात्रा की शुरुआत करती है, क्योंकि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाल करके इस देश से अंग्रेजों की नींव हिलाने का काम किया था। तो स्वाभाविक तौर पे अगर आप देखें तो जो वर्तमान केंद्र की सरकार है वह पूरी तरह जिस प्रकार अंग्रेज निरंकुश थे उसी प्रकार केंद्र सरकार निरंकुश है। लेकिन क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की विरासत है, ये हमारी धरोहर की, हम अपने पूर्वजों के आंदोलन को, हम अपने पूर्वजों को बराबर याद करते रहे हैं। इस बार यह यात्रा जो गुजरात से निकलेगी तो झारखंड होते हुए बंगाल जाएगी। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द करने की मांग अब तेज होती जा रही है। पिछले कई दशकों से वहां पर फायरिंग रेंज हटाने की मांग की जा रही है। फायरिंग रेंज से 245 गांव के आदिवासी विस्थापित होंगे। वहीं फायरिंग रेंज के विरोध में अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत भी अपनी खोई सियासत वापस लाना चाह रहे हैं। फायरिंग रेंज के विरोध में उन्होंने कहा कि सरकार जानवरों से भी कम इंसानों की जिंदगी को आंकती है। एक तरफ सरकार जानवरों के संरक्षण करने की बात करती है तो दूसरी तरफ उसी आसपास के 245 आदिवासी गांव वालों को विस्थापन करने का काम कर रही है। उनसे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम लोगों ने 245 गांवों के लोग उससे विस्थापित हो जाएंगे। एक बहुत ही मानवीय और संवेदनशील मसला ये हो जाता है कि इस परियोजना से जिस जगह पे परियोजना अधिसूचित की गई है, जो क्षेत्र अधिसूचित की गई है, उसी क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर, टाइगर प्रोजेक्ट और उल्फ सेंचुरी के माध्यम से हाथी, बाघ और भेड़िए का संरक्षित करने का
सरकार ने अधिसूचना जारी किया है, क्षेत्र अधिसूचित की है, और उसी क्षेत्र के 245 गांव के आदिवासियों को विस्थापित इससे होने की पूरी संभावना है। विंध्याचल धाम में चैत्र नवरात्रि मेला 2 अप्रैल से शुरू होगा। भक्तों की सुविधा के लिए विंध्याचल मंडल आयुक्त रोजाना विंध्य क्षेत्र में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि इस बार विंध्याचल मेले में पुलिस के जवानों की ड्यूटी 16 दिन की लगाई जाएगी, ताकि भक्तों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। आवागमन ठीक ढंग से हो, इसके लिए मार्गों और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, मार्गों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, समय पर सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, उस तरह से प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से किसी श्रद्धालु को सुविधा बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। उसके लिए तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, जो आपके सामने हैं। इन तैयारियों की प्रगति अच्छे से हो, क्वालिटी के साथ काम हो, उन्हीं के लिए निरीक्षण किया जा रहा है, और ये रेगुलर होगा, प्रतिदिन होगा मेरे द्वारा। अभी इस बार बहुत कम मतलब तैयारियां समझ में आ रही हैं, कैसे पूरा किया जाएगा? नहीं, देखिए, कम ज़्यादा का कोई पैमाना हो बताइए। ग्राउंड जितना पहले रहता था उससे 10 गुना ज़्यादा। जामताड़ा में जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर प्रसाद ने नारायणपुर के संसाधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में शिक्षा विभाग के बीपीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 4 अन्य कर्मी उपस्थित नहीं पाए गए, जिस पर डीओ ने नाराजगी जताई है। वहीं निरीक्षण के बाद डीओ अभय शंकर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने विभाग को बच्चों तक बुक, बैग समेत अन्य सामग्री समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। बुक आया हुआ है, 7th क्लास का उतर रहा है, बैग भी आया है, तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी लेना। और जो विकास मद में राशि है सभी स्कूल में, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर परीक्षा हम लोगों का 3 क्लास का शुरू होने वाला है, उसकी समीक्षा की क्या तैयारी है, कैसे करना है, इन्हीं सब बातों को लेकर के आज डीआरसी में हम लोग। बिहार के नालंदा के नधा गांव में वीरेश राम की हत्या मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले का खुलासा एसपी अशोक मिश्रा ने प्रेस वार्ता के जरिए किया। उनके मुताबिक वीरेश राम की हत्या तेजाब से जलाकर नहीं, बल्कि उस पर मारपीट के दौरान गला दबाकर और खौलता पानी डालकर की गई थी। इस मामले में नधा के अमित सिंह और नगर नौसा थाने के कच्चा गांव के शंकर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। तो नालंदा में नधा गांव में वीरेश राम की हत्या की गई थी और अब इस हत्या में एक नया मोड़ आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने बताया कि हत्या तेजाब से जलाकर नहीं की गई थी, बाकायदा पहले उसके साथ मारपीट की गई, उसका गला दबाया गया, मकसद था उसे जान से मारने का। एटा जिले के मारहरा थाना इलाके के भूरी गवा में मेले में लड़ाई हो गई। थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ। घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंच गए पुलिस के आला अधिकारी। बताया जा रहा है कि मेले में कल से ही 2 पक्षों में लड़ाई हो रही थी, जो सुबह तक जारी रही। लड़ाई करी हुई है। अब जे हरियाई लेके आए तो लोगों ने थप्पड़ मार दे, तो हमने कही अब अकेले आदमी बहुत नसीब मत मारो। अब इनने सबने लो दे बुलाए ले बंदूक के, चला चल बंदूक हमारी बखरी है, हम अकेले, हमारी लड़की नहीं, हमारा लड़का ना, हमारा बुढ़ा अकेले है, हमारी जो हमारी लड़की बहू सब रात को झगड़ा किस बात पे हुआ था? हमारा बगहा के ठकरा प्रखंड के भतहवा में आग लगने से 25 घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर से एक घर में आग लगी, जो धीरे धीरे फैल गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं इस भीषण आगजनी में लगभग 25 घर जलने से लाखों का नुकसान हुआ है। तो 25 घर जलकर राख हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आकलन किया जाएगा कि आखिर क्या वजह रही। ये
कैसे हुआ? शुरुआती तौर पर यही बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटा, ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये आग धीरे धीरे करके बाकी घरों तक पहुंच गई। इसको बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब क्या प्रशासन इन्हें किसी तरीके की राहत राशि देगा? क्योंकि 25 घरों के लोग अब परेशान हैं, ना खाने को खाना बचा है, ना सोने के लिए अब बिस्तर है। यह आगजनी की घटना में 25 घर राख हो गए। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं बगहा की है, ठकराहा प्रखंड की ये तस्वीरें जरा आप देखिए। सब कुछ आग में जलकर राख हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा है इन घरों में। जो लोग हैं वो परेशान हैं कि अब करें तो क्या करें। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अमिताभ बच्चन फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में इन दिनों उत्तराखंड प्रवास पर हैं। इस दौरान ऋषिकेश समेत कई लोकेशंस पर शूटिंग करेंगे। फिल्म की शूटिंग ऋषिकेश के राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु, सीता घाट, रानी पोखरी चौक और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सहित कई स्थानों पर होंगे। अमिताभ बच्चन को देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ रही है। देवघर के देवूपुर प्रखंड के धवाना पंचायत में फूड पॉइजनिंग की वजह से 4 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें जिला परिषद सदस्य महेंद्र राय के सहयोग से सदर अस्पताल लाया गया है, जहां पर चारों बच्चों का इलाज चल रहा है। इस पर जिला परिषद सदस्य महेंद्र राय ने कहा है कि चारों बच्चों ने रात का बचा हुआ खाना खाया था। इसके बाद इन चारों को फूड पॉइजनिंग हुई है। फिलहाल चारों बच्चों की स्थिति सामान्य है। जिला परिषद क्षेत्र पंचायत धवाना, ग्राम गोमदीडी का है। ये जग्गू राय के घर का 4 बच्चा है। ये रात का जो भोजन बचा हुआ था वही सुबह बच्ची लोग खाया, जिसके चलते फूड पॉइजनिंग हो गया। वॉमिटिंग और लैट्रिन दोनों चालू। कैसी स्थिति है अभी? अभी स्थिति तो ठीक है। जैसे इनके घर वाले ने मुझे टेलीफोन कर जानकारी दिया, हम पहले हॉस्पिटल पहुंचे और सब व्यवस्था यहाँ कराया। तुरंत डॉक्टर साहब ने एडमिट किया और इलाज चालू कर दिया। मुजफ्फरपुर में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी। रिश्ते को कलंकित करने वाली ये घटना पारू थाना क्षेत्र के घोटाही गांव की है। शनिवार सुबह पारिवारिक विवाद में एक बेटे ने अपनी ही मां और पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों की माने तो आरोपी अजय सहनी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। फिलहाल पुलिस हत्या के स्पष्ट कारणों का पता लगाने में जुटी है। 6 बजे कि जाइए वहाँ से वो अजय अंदर बाहर से ग्रिल उसको ग्रिल बंद करके रखा हुआ है, से जाइए तो उसको थोड़ा देखिए। तो हमको पीछे पीछे पुलिस के हम मोटरसाइकिल से हम और पत्नी जा रहे थे। तो जब गए तो देखें कि आदमी का भीड़ भी जा रहा है, तो हम पूछ गए कि कुछ ना कुछ घटना करिए दिया। जब वहाँ पहुँचे तो देखे तो वो इनको सिलेंडर से, गैस सिलेंडर छोटा वाला से दोनों को खाट पर सोए हुए हैं, ऊपर से मारा हुआ है, से पूरा चपता चपता इनका पति पत्नी बाप माँ दोनों के कहिए ना, बाप माँ दोनों के मार करके और उसी में बैठा था। गया है थाना तो जो माता पिता के कलेजे का टुकड़ा था उसने ही अपने माता पिता का कत्ल कर दिया। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आगे देखेंगे उत्तराखंड की अब तक की अहम खबरें। देवभूमि समाचार।